दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में और साथ ही में हिंदी में पीडीएफ भी मिलती है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल है ऐतिहासिक सोच में सुधार कैसे करें। द हिंदू इसका सोर्स है। लेख हाइलाइट्स देख लेते हैं। दोस्तों, अभी होम आर्मी के जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह हुई थी। ये होम राज्य के थे जनरल। तो केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अक्सर सुनता हूँ कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया है। शायद यह सच हो, लेकिन अब हमें दुनिया के गौरवशाली इतिहास को पेश करने से किसने रोका है। तो इतिहास के संबंध में आज का आर्टिकल है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हैं, उनमें इतिहास से संबंधित कुछ हटा दिया जा रहा है, उसके ऊपर ही संबंधित है। तो संदर्भ देख लेते हैं। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति। ये जो समिति है, इसने संसद के दोनों सदनों को स्कूल पाठ्यक्रमों की सामग्री और डिज़ाइन में सुधार प्रस्तुत किया है। तो ये जो समिति है, इसने एक स्कूल पाठ्यक्रमों की सामग्री और डिज़ाइन में सुधार एक ड्राफ्ट पेश किया है। इसका क्या उद्देश्य है इस ड्राफ्ट का, कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं उनमें जो राष्ट्रीय नायकों के बारे में अनैतिहासिक तथ्य हैं या फिर कुछ गलतियां हैं, कुछ गलत चीज़ें आ गई हैं, तो उनको हटाना। दूसरा है कि सभी कालखंडों को एक समान उसमें रखना, उनका अनुपात एक ही रखना। तीसरा इसका उद्देश्य है कि महान ऐतिहासिक महिला नायिकाओं पर भी प्रकाश डालना, क्योंकि जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं उनमें महिला नायिकाओं का इतना जिक्र नहीं होता है, तो उन पर भी जिक्र किया जाना चाहिए। और चौथा है रिपोर्ट राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पर केंद्रित थी। तो जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें एक राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये इसके उद्देश्य हैं जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। अब समिति के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो सीखने के लिए बच्चों की शिक्षा में सुधार, इससे जो हिस्ट्री की बुक्स में सुधार किया जाएगा, उससे बच्चों के सीखने में सुधार होगा। उनकी जो पाठ्य पुस्तकों की सामग्री है उसका विस्तार होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड होंगी और संशोधित होंगी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो महिला नायिकाएं थीं उनको शामिल किया जाएगा, और जो पारंपरिक रूप से महिलाएं थीं उनको जो प्रतिनिधित्व करने का तरीका था वो बदला जाएगा, मतलब महिलाओं को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जो कि पहले नहीं था। सामग्री वितरण में एडटेक का उपयोग किया जाएगा। वैज्ञानिक सोच, नवाचार, संचार, सहयोग, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इस समिति द्वारा सुझाव दिए गए हैं। अब ये जो बदलाव किया जा रहा है बुक्स में हिस्ट्री से रिलेटेड, उसकी क्या ज़रूरत है। तो उनका कहना है कि राष्ट्रीय नायकों के बारे में कुछ गैर ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं जिन्हें हटाना चाहिए। उनका कहना है कि छात्रों पर सामग्री का भार थोड़ा कम किया जाएगा इससे, और सामग्री को युक्ति संगत बनाया जाएगा। पर इसकी आलोचना की जा रही है ऐसे सुधार की। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुधार जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इतिहासकारों के किसी विशेषज्ञ निकाय से नहीं आया है। तो जो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इसका यूज़ हो रहा है कि वो अपना हित चाहते हैं, इसलिए ऐसा इतिहास की पुस्तकों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो हिस्ट्री के हिस्टोरियंस होते हैं बड़े बड़े, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनका तो ओपिनियन लेना ही चाहिए, लेकिन वहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही बैठे हैं। दूसरी आलोचना ये है कि एनसीईआरटी के लिए लिखी गई स्कूली जो पुस्तकें हैं उन्हें हटा दिया गया था। 2002 की बात है ये। एनसीईआरटी के लिए कुछ पुस्तकों को हटा दिया गया था और उनके स्थान पर एक स्पष्ट सांप्रदायिक बहुसंख्यकवादी पूर्वाग्रह वाली किताबें शुरू की गई थी। तीसरा है कि छात्रों को जाति को अन्याय की एक प्रणाली के समझने के रूप में अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर ऐसा होता है विलोपन का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को हटाना या उसे ठीक करके दोबारा लिखना। तो इस विलोपन से जो है एक आदर्श समाज ऐसा प्रस्तुत करेगा जिसमें जाति केवल एक मामूली सी विकृति दिखाई जाएगी और उसे गलत नहीं दिखाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जाति जो इतनी ख़राब चीज़ है उसे मामूली सी विकृति दिखा दिया जाएगा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अतीत के ऐतिहासिक व्याख्याओं को तोड़ा जाएगा
जो इतिहास है उसको यदि हम पलटते हैं तो वो इतिहास के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनके खिलाफ जाता है और इतिहास की एक हिंसा होती है इससे। तो ऐतिहासिक व्याख्याओं को तोड़ा नहीं जाना चाहिए और जैसी इतिहास की व्याख्याएं उन्हें एज इट इज़ ऐसे रहने दिया जाना चाहिए। तो इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, आप ये अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ दी गई हैं। ये भारतीयकरण के दुश्मन, मैकाले और मदरसा के बच्चे दीनानाथ बत्रा द्वारा, परीक्षण पर इतिहास, संस्कृति, युद्ध और अतीत की शिक्षा, प्रोफेसर गैरी नैश और उनके सहयोगियों द्वारा। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। शिक्षा बोर्डों में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऐसे कई ढांचे हैं जिन्होंने मजबूत ऐतिहासिक सोच विकसित की है, जैसे कि इतिहास के लिए आकलन केंद्र और बल। तो कुछ मजबूत ऐतिहासिक सोच हैं जैसे कि इतिहास के लिए आकलन केंद्र होना चाहिए और उस पर रिसर्च भी होनी चाहिए। और गतिविधियों में जो छात्र लगे हुए हैं उन्हें 5 प्रकार की ऐतिहासिक सोच में कौशल प्राप्त करना चाहिए। पहली की कालानुक्रमिक सोच, दूसरी है ऐतिहासिक समझ, उस इतिहास का विश्लेषण, इतिहास की अनुसंधान क्षमताएं और इतिहास के मुद्दों का विश्लेषण और निर्णय लेना। यानी कि जो छात्र हैं उनकी जो हिस्ट्री की सोच है उसमें काफ़ी कुछ सुधार किया जाना चाहिए और उनकी सोच को एक विश्लेषण परक रूप में हमें आगे करना चाहिए, जिससे वो केवल रट्टा ना मारे हिस्ट्री का, बल्कि उन मुद्दों को समझे, उनका विश्लेषण करें और अंत में निर्णय भी लें। केवल इतना नहीं कि हिस्ट्री में इस डेट को ये हुआ और ये हुआ। तो एक एग्जांपल यहाँ दिल्ली स्कूल बोर्ड का है कि दिल्ली स्कूल बोर्ड ने, शिक्षा बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है उसके साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल बैकलॉरेट कहते हैं उसे। इंटरनेशनल बैकलॉरेट क्या है? ये एक हाई स्कूल प्रोग्राम है जो एक उच्च सम्मानित कॉलेज प्रेप पाठ्यक्रम के रूप में दोगुना है। IB कार्यक्रम छात्रों को अपने समुदायों की सीमाओं से परे व्यापक रूप से सोचने और खुद को एक वैश्विक समाज के सदस्य के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकारी स्कूलों में बाद के वैश्विक पाठ्यक्रम ढांचे को अपनाने के लिए तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पढ़ाई है उसके साथ समझौता किया है, सिग्नेचर हस्ताक्षर हुए एग्रीमेंट। और इससे क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा ले पाएंगे इंटरनेशनल स्तर के साथ अगर समझौता किया जाता है। तो यहाँ आपका एडिटोरियल समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में मिलते हैं। अब इससे संबंधित एक अभ्यास के लिए प्रश्न है आपके लिए। क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता के निर्माण में सहिष्णुता, आत्मसातीकरण और बहुलवाद प्रमुख तत्व हैं? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। यह UPSC 2022 का ही क्वेश्चन है जो 200 शब्दों में आपको लिखना है 10 मार्क्स में। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक MCQ क्वेश्चन दिया था जो फेशियल रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर वीडियो देखिए और उसका क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। तो उसका सॉल्यूशन है A, यानी कि केवल एक जो स्टेटमेंट था फर्स्ट नंबर का वो सही था। बाकी के कथन विश्लेषण देखते हैं। कथन 1 था कि फेशियल रिकॉग्निशन से रिलेटेड चेहरे की पहचान एक छवि, वीडियो या चेहरे के किसी भी दृश्य श्रव्य तत्व के माध्यम से किसी विषय को पहचानने या सत्यापित करने में सक्षम तकनीक को संदर्भित करती है। आमतौर पर इस पहचान का उपयोग किसी एप्लीकेशन, सिस्टम या सेवा तक पहुंचने के लिए किया जाता है और यह फेस स्कैनर की तरह काम करता है। जो दूसरा उसमें स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत था। उसकी सही व्याख्या है कि कंप्यूटरीकृत चेहरे की पहचान में मानव की शारीरिक विशेषताओं का माप शामिल है। चेहरे की पहचान प्रणाली को बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि बायोमेट्रिक तकनीक के रूप में चेहरे की पहचान प्रणाली की सटीकता आइरिस पहचान और फिंगरप्रिंट पहचान से कम है, इसकी संपर्क रहित प्रक्रिया के कारण इसे व्यापक रूप से अपनाया जाता है। कथन 3 भी उसमें गलत दिया गया था। उसकी सही व्याख्या है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43A प्रदान करती है कि एक निगमित निकाय जो किसी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या उसके स्वामित्व वाले या नियंत्रित या संचालित कंप्यूटर संसाधन में किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना को संभालता है, गलत, नुकसान या गलत तरीके से प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।
आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय खाद्य, दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में करना है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इस तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, NFSA में 50% शहरी आबादी और 75% ग्रामीण आबादी शामिल है। दूसरा है, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों के विपरीत परिवार के सदस्यों की संख्या के बावजूद प्राथमिकता वाले परिवार प्रति माह खाद्यान्न के निश्चित कोटे के हकदार हैं। तीसरा कथन है, हकदारी के खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इन तीनों में से कितने कथन सही हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में है केवल 1 और 3, या डी केवल 3। इनमें से कौन से कथन सही है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। आप तब तक के लिए अपना आंसर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।